ये हम राष्ट्र की वो अंग के बारे में आलोचना करेंगे। तो चिराचरित ढंग से, चिराचरित नियम से राष्ट्र की, आधुनिक राष्ट्र की 4 अंग होता है। एक है पॉपुलेशन, जनसंख्या, और दूसरा है टेरिटोरी, और एक निर्दिष्ट भूखंड। 3 में गवर्नमेंट और एक सरकार, सुव्यवस्थित सरकार, एंड चौथा में सॉवरेनिटी और सार्वभौमत्व और द सुप्रीम पावर, सर्वशक्तिमान पावर। ये चिराचरित अंग एक आधुनिक राष्ट्र के लिए 20वीं शताब्दी और 20वीं सेंचुरी तक चल रहा था। जब 20वीं सेंचुरी की मध्यम में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब से एक 5th अंग और एलिमेंट का आवश्यक पड़ गया, और उस 5th और 5th अंग और एलिमेंट ऑफ स्टेट इज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अंतर्जातिक समुदाय के द्वारा एक आधुनिक राष्ट्र को स्वीकृति मिलना। तो इसी प्रकार अभी एक आधुनिक राष्ट्र ही 5 आवश्यक अंग होना नितांत जरूरी है। तो पहला और प्रथम एलिमेंट और राष्ट्रीय अंग है पॉपुलेशन, जन समुदाय और जनसंख्या। तो इसके बारे में प्राचीन ग्रीस में प्लेटो वो तब का दार्शनिक, राजनीतिक दार्शनिक, सोक्रेटिस की स्टूडेंट और छात्र, उनके मुताब में एक राष्ट्र की जनसंख्या 5040 और 5040 होना चाहिए। प्लेटो की शिष्य और स्टूडेंट एरिस्टोटल, उनके हिसाब से एक राष्ट्र की जनसंख्या सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। वो इतना लार्ज नहीं होना चाहिए, बट सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भरशील होना चाहिए। एंड स्मॉल एनफ, इतना भी छोटा होना चाहिए, इट कुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। राष्ट्र को ऐसे जन समुदाय और जनसंख्या होना चाहिए। रूसो, ए फ्रेंच दार्शनिक और फिलोसोफर, 1800 शताब्दी में वो राष्ट्र की जनसंख्या 10,000 में सीमित किया था। उनके मुताबिक एक राष्ट्र को 10,000 जनसंख्या विशिष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, राष्ट्र का निर्दिष्ट जनसंख्या और जन समुदाय कितना होना चाहिए? उसके बाबत हम पहले यहाँ सिटी स्टेट, जो जिसके बारे में प्लेटो, एरिस्टोटल जिक्र किया था, तो वो सारे सिटी स्टेट थे, जैसे एथेंस, स्पार्टा, मैसिडोनिया, क्रेट। तो सिटी स्टेट क्या है ना, वो एक नगर राष्ट्र है। सो नगर राष्ट्र में जनसंख्या
कम हो सकता है। जैसे अभी आधुनिक समय में वेटिकन सिटी रोम में एक सिटी स्टेट के साथ तुलना किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक राष्ट्र की जो कल्पना विकास 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका संज्ञा निरूपण होने के लिए वो क्रमागत एक कंट्री स्टेट और देश भित्तिक राष्ट्र में परिणत हुआ। तो देश भित्तिक राष्ट्र में अभी कोई फिक्स्ड और निर्धारित जनसंख्या और जन समुदाय की फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ राष्ट्र लाइक चाइना, इंडिया ऐसे राष्ट्र में करोड़ों लोग बसवास करते हैं। ऐसे भी छोटे छोटे राष्ट्र है यूरोप में जिनका जनसंख्या लाखों में सीमित है। तो और एक सवाल उठता है, कुछ राष्ट्र होमोजीनियस और कुछ राष्ट्र हेट्रोजीनियस होते हैं। तो होमोजीनियस राष्ट्र जहाँ पर रेस, जाति, धर्म, रिलीजन, लैंग्वेज, भाषा, संस्कृति, उसमें एक समानता रहता है, उस प्रकार की राष्ट्र को हम होमोजीनियस राष्ट्र कह सकते हैं। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ऐसे कुछ राष्ट्रों को हम होमोजीनियस राष्ट्र कह सकते हैं। बट हेट्रोजेनस जो राष्ट्र है उनमें विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषी और संस्कृति की आभास मिलता है। सच एज कनाडा, इंडिया, स्विट्जरलैंड ऐसे कुछ राष्ट्र हैं। स्विट्जरलैंड में आप वहाँ देखोगे तो फ्रेंच, इटालियन, जर्मनी सब भाषा संस्कृति के लोग रहते हैं, जैसे कनाडा में एंड इंडिया में। सो ऐसे राष्ट्रों को हम हेट्रोजेनस राष्ट्र कह सकते हैं। अभी हम जाएंगे टेरिटोरी की। टेरिटोरी अरे निर्दिष्ट फिक्स्ड भूखंड। वो निर्दिष्ट भूखंड में क्या आता है? लैंड मास आता है, उसका एयर स्पेस आता है, उसका बाउंड्री आता है, सच एज लाइन ऑफ कंट्रोल और एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे चाइना, भारत, कोई भी देश के हम आलोचना कर सकते हैं। तो और एक बात है, स्टेट का एक टेरिटोरियल वाटर्स है। वो टेरिटोरियल वाटर्स इनलैंड होता है और सी शोर में होता है। इनलैंड वाटर में रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स वो सब आ जाता है। जब वो हाई सीज और ओशन के बारे में हम आलोचना करेंगे तो वहाँ पर समुद्र के तट तक 300 नॉटिकल माइल्स तक एक राष्ट्र का वो है सॉवरेन टेरिटोरियल वाटर्स, वो उसका अंग है। ऐसे सम राष्ट्र में कुछ कंपैक्ट एरियाज में राष्ट्र बनता है और
ऐसे कुछ राष्ट्र का कुछ टेरिटोरी वैकेंट स्कैटर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत के बारे में हम आलोचना कर सकते हैं। भारत की भूखंड और मेन लैंड के छोड़कर अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड और द स्कैटर्ड टेरिटोरीज ऑफ इंडिया, फिर भी वो भारत की अविच्छेद्य अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इंडिया भारत का सार्वभौमत पावर उसके ऊपर चलता है। और तीसरा नंबर एलिमेंट है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट अरे स्थायी स्थिर सरकार, इट इज a machinery. It is also an agency. It is an organ. वो एक मशीनरी है, एन एजेंसी है। किसका? न स्टेट का। किस लिए? न टू फॉर्मुलेट पब्लिक पॉलिसीज। तो सर्वसाधारण के लिए जो विधि, आईन, कानून बनाने का काम वो एक स्थिर सरकार के ऊपर आधुनिक राष्ट्र सौंपा था। और ऐसे गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक पद्धति में उस पार्लियामेंटरी हो सकता है और प्रेसिडेंशियल हो सकता है। पार्लियामेंटरी जहां पर प्रधानमंत्री, संसद आईन बनाते हैं और राष्ट्रपति उसके दस्तखत करता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा ही है, लेकिन पार्लियामेंटरी सिस्टम में प्रधानमंत्री और कैबिनेट का जैसा गुरुत्व है, ऐसा राष्ट्रपति और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। ऐसे also state monarchical राजनीतिक शासन सत्ता में सरकार एक निर्दिष्ट मंत्रिमंडल को सौंपाते सो वो कानून बनाते हैं। नंबर 4 एलिमेंट इज सॉवरेनिटी और सार्वभौमत। वो एक सुप्रीम पावर, एक सर्वशक्तिमान पावर जिसका 2 अंग है, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। सो व्हेन इट इज इंटरनल, it is having direct control over all individuals, citizens and associations within the state. So सारे प्रजा, नागरिक जितने भी संघ है उनके ऊपर राष्ट्र का संपूर्ण नियंत्रण रहता है। वो इंटरनल सॉवरेन के नाम में परिचित है। और जब एक्सटर्नल सॉवरेन के बारे में आलोचना करेंगे तो एक्सटर्नल और द सॉवरेन व्हिच गिव प्रोटेक्शन, सुरक्षा और शांति, आईन व्यवस्था की सही मात्रा में चालू करने का और बाह्य आक्रमण से देश को, नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना,
वो सारे चीज एक्सटर्नल सॉवरेन में आता है। ये 4 एलिमेंट्स पॉपुलेशन, टेरिटोरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी वो चिराचरित और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्टेट। सो एक आधुनिक राष्ट्र की चिराचरित प्रचलित एलिमेंट्स और अंग में ये 4 आते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये 5th एलिमेंट becomes a part of state element. So that was international recognition, अंतर्जातिक स्वीकृति। इसका मतलब है एक आधुनिक राष्ट्र को यूनाइटेड नेशन जाति संघ की सभ्य होना जरूरी है। ऐसे भी जाति संघ की बहुत सारे अंतर्जातिक फोरम जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें एक आधुनिक राष्ट्र को सभ्य और मेंबर होना जरूरी है। उसके लिए सारे जो मेंबर्स है उनका एक नवनिर्मित राष्ट्र उसको स्वीकृति देने का आवश्यक पड़ता है। ऐसे भी अंतर्जातिक स्वीकृति के बिना एक राष्ट्र भी चल सकता है। ऐसा उदाहरण है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जब 1949 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया गया था तो एक कम्युनिस्ट सरकार, सुव्यवस्थित कम्युनिस्ट सरकार वहां पर अवस्थापित हुआ था। तो सारे पाश्चात्य राष्ट्र जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऐसे सारे राष्ट्र चाइना को स्वीकृति नहीं दिए। तब भी चाइना एक राष्ट्र के रूप में चलता रहा और दूसरे कुछ राष्ट्रों के साथ उसका संपर्क, वाणिज्य का संपर्क और साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल स्किल वो चलता रहा। जैसे रशिया, इंडिया, कुछ ईस्ट यूरोपियन देश जैसे पोलैंड, हंगेरी, ज़ेकोस्लोवाकिया, इनके साथ चाइना का अंतर्जातिक संपर्क बनता रहा। फिर 1978 को 1978 को अमेरिका की तत्कालीन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो चाइना घूमने के लिए ऑफिशियली आए थे। तब चाइना को अमेरिका का स्वीकृति मिला था। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, जो अंतर्जातिक स्वीकृति वो चाइना को तब मिला था। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, आज के दिन में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और अंतर्जातिक स्वीकृति की कितना आवश्यक है।
आज की ग्लोबलाइजेशन पीरियड में अंतर्जातिक स्वीकृति और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू ए मॉडर्न स्टेट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, अत्यंत जरूरी है, क्योंकि आधुनिक समय में ग्लोबलाइजेशन का जो चलता रहा उसमें एनवायरनमेंट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल, उसका एक्सचेंज, ट्रेड, कॉमर्स एंड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और सच अभेद्य अंग है जिसके लिए एक आधुनिक राष्ट्र को जाति संघ और अंतर्जातिक संगठन में सभ्य होना जरूरी है। इसके लिए अभी के समय में, आज के समय में एक राष्ट्र को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और अंतर्जातिक स्वीकृति नित्यांत आवश्यक और जरूरी है।